नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 100 सांसदों के दस्तखत के साथ महाभियोग प्रस्ताव बिरला के सामने पहुंच गया है। अब क्या करेंगे ओम बिरला? क्योंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और स्पीकर के रूप में ओम बिरला की जो है कार्यप्रणाली, ये पूरा देश लगातार देख रहा है। ये महाभियोग प्रस्ताव आया क्यों है? अभी आपको याद होगा 48 घंटे बमुश्किल हुए होंगे, एक जज को संघी जज बोल दिया था एक सांसद ने। सदन के भीतर उछल कूद शुरू हो गई थी, उछलने लगे थे संघी जज बोलने पर। जबकि जिस जज को संघी जज बोला गया था, वो खुद ही बताया कि वो संघ का बिल्कुल परम परम भक्त है, परम अनुयायी है। क्या ज्यूडिशरी पर अब चर्चा की जरूरत नहीं है? मुझे तो लगता है 10-20 घंटे का एक सेशन होना चाहिए ज्यूडिशरी पर चर्चा के लिए। ये जो महाभियोग आया है, इसका संबंध भी न्यायपालिका से है। मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। जज साहब दरगाह पर दीपक जलवाए थे, जहां पर कभी भी धार्मिक अशांति नहीं हुई है, जहां कभी भी धार्मिक संघर्ष नहीं हुआ है, वहां पर ऐसे हालात पैदा करने के पीछे मंशा क्या थी? जिन संगठनों ने इस विवाद को हवा दी, उनका संघ से संबंध क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जब ज्यूडिशरी के आड़ में राजनैतिक एजेंडा आगे बढ़ने लगता है, तो संकट गहरा जाता है। इसीलिए इस बार विपक्ष ने उसी अंदाज में आर पार की लड़ाई लड़ने की ठानी और दस्तखत करवा डाले 100 सांसदों के और पहुंच गए बिरला के सामने, बिरला के सचिवालय में महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। पूरी खबर बड़ा थोड़ा बारीक मामला है। ये खबर लाने से पहले भी हेमंत भाई कह रहे थे ये टेक्निकल मामले पता नहीं लोग देखें ना देखें, लेकिन फिर हम लोगों ने तय किया कि देखें ना देखें, हमारा काम है दिखाना, तो हम तो दिखाएंगे। ये इम्पीचमेंट का मसला थोड़ा तकनीकी रूप से समझना होता है। तमिलनाडु से जुड़ा मामला है। तमिलनाडु में आपने मतलब सामान्य रूप से वहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई तो खूब हुई है, लेकिन धार्मिक संघर्ष आपस में कभी देखने को मिलता नहीं है सामान्य तौर पर। वहां पर ये मामला क्यों हुआ? क्या जहां जहां बीजेपी नहीं है, वहां वहां घुसने के लिए ये नफरत की आग लगाएगी और उसी आग में इस ठंडक में हाथ सेकेगी? लाइए हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। हेमंत भाई स्वागत है। बस मैं हेडलाइन दिखा के आपके हवाले करता हूं। हेडलाइन लाओ भैया, हेडलाइन सारी दिखा दो। हिंदू अधिकारों पर फैसला देने वाले जज स्वामीनाथन पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव, प्रियंका गांधी समेत 100 सांसदों की अर्जी। हालांकि यह अंबानी का चैनल है, इसकी हेडलाइन लाओ भाई पीछे, पहले लाओ, अभी उसको पढ़ रहा हूं, लाइए पीछे। हिंदू अधिकारों पर फैसला देने वाले, ये पता नहीं हिंदू अधिकार क्या जानते हैं, देश के जनतक अधिकार क्या इन सबको पता है? ये जाहिल लिख रहे हैं हिंदू अधिकार। आगे हम आएंगे कि क्या कौन सा हिंदू अधिकार मिला है और कौन सा हिंदुओं जो है वहां पर लॉटरी लगी है, उस पर भी आएंगे। हिंदू अधिकारों पर ये हेडलाइन पता है, ये हेडलाइन भी भाजपा के और वो जो बैठा हुआ है हिरन, उसके एजेंडे को बढ़ाने वाली हेडलाइन है ये। चलिए आगे बढ़िए। दरगाह के पास दिए जलाने का आदेश देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, लगाए गए हैं ये आरोप। आगे चलिए, आगे चलिए। मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग क्यों लाना चाहती है डीएमके? जाने क्या है थिरुपरनकुंद्रम विवाद। चलिए आगे बढ़िए। इंडिया ब्लॉक एमपी सबमिट इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट जज ओवर लैंप लाइटनिंग रो। चलो आगे बढ़ो। अपोजिशन एमपीज मूव इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट जज जी.आर. स्वामीनाथन। आगे चलिए। अपोजिशन मूव्स इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट जज जी.आर. स्वामीनाथन। चलिए, हेडलाइंस हो गई, बाकी सब साइड में दिखाते रहिएगा। मैं सीधा हेमंत भाई के पास चलूंगा। हेमंत भाई, पहले तो पूरा घटनाक्रम, क्योंकि घटनाक्रम से बिल्कुल सच
मतलब फैक्ट के साथ अवगत कराना वो पहली जिम्मेदारी हमारी है, ताकि हम एनालिसिस ना भी करें तो दर्शक एनालिसिस कर लें। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा टेक्निकल मुद्दा है ये, और इसको उसी लाइट के अंदर जो फैक्ट्स है उस पर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की ज्यादा वो नुक्ताचीनी की गुंजाइश नहीं है। जो तथ्य हैं वो अपने आप में पवित्र हैं, उन तथ्यों को ही रखा जाए। और सेकंड स्लॉट में हम केवल ये लेंगे कि न्यायपालिका जा किस दिशा में रही है। ये देश 1947 में आजाद हुआ था, आज 2025 है। दर्शकों की जानकारी के लिए शुरू में बता दूं कि आज तक किसी भी हाईकोर्ट जज के खिलाफ कोई भी इम्पीचमेंट मोशन इस तरीके से आया नहीं है, पारित नहीं हुआ है। पहली बात तो ये बता दूं, केवल एक जज सौमित्र सेन के खिलाफ आपको ध्यान होगा इम्पीचमेंट की कार्रवाई चली थी, और उसमें उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो वो फाइनल अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। दुर्भाग्य केवल ये है आशीष भाई कि इसी साल के अंदर आप जानकर हैरान रहेंगे सारे दर्शक भी, और हम ये चर्चा क्यों लेके आए, इसको सेकंड स्लॉट में चर्चा करेंगे कि कैसे एक ही साल के अंदर 3 जजों के ऊपर महाभियोग लाने का विपक्ष को मजबूर होना पड़ा, किन परिस्थितियों के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि जो आप ताजा जिस प्रस्ताव की बात करें जस्टिस स्वामीनाथन की, ये उनके उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें उन्होंने मदुरई के थिरुपरन कुंद्रम स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कार्तिकेय दीपम पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक दरगाह के पास स्थित दीपथुन एक पत्थर का स्तंभ होता है, उस पर दिया जलाया जाए, दीप जलाया जाए। इस फैसले में मंदिर के पदाधिकारियों और दरगाह प्रबंधन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि दीप जलाने से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। प्रस्ताव में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन पर कदाचार इज मिसकंडक्ट, अंग्रेजी में बता दूं, वैसे दुर्व्यवहार कहते हैं हम, लेकिन न्यायिक भाषा में इसको कदाचार कहते हैं। तो कदाचार के आधार पर महाभियोग चलाने की मांग की गई है, और इसमें कहा गया है, जो एग्जैक्ट लिखा गया है कोट अनकोट, कहा गया है कि न्यायाधीश का आचरण उनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। प्रस्ताव की भाषा बता रहा हूं आपको। इसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक विशेष समुदाय के अधिवक्ताओं के प्रति न्यायाधीश की ओर से पक्षपात, रिवर्ट कॉमास के अंदर का भी आरोप लगाया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों के लिए कि राज्यसभा के अगर एमपी साइन करे तो 50 और लोकसभा के करे तो 100। इस प्रस्ताव को जो आज आपने दिखाया टीवी, जो सारा वीडियो दिखाया, किस तरीके से 100 सांसदों का जरूरी है लोकसभा के, और 120 सांसदों के हस्ताक्षर इस पे ऑलरेडी थे। तो बेसिकली क्या है, हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसमें लिखा क्या है कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर संविधान और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विरुद्ध मामलों का फैसला करने के आधार पर उनके पद से हटाने की मांग की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि घटनाक्रम पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा, जैसा आपने जिक्र किया, द्वारा दिए गए उस आदेश के बाद आया है जिसमें मंदिर के श्रद्धालुओं को एक दरगाह के पास पहाड़ी के चोटी पर स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी गई थी। और यह भी बता दूं कि इस आदेश का तमिलनाडु सरकार ने पालन नहीं किया और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई। ये पूरी बैकग्राउंड है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अंबानी के चैनल का हेडिंग जरा दोबारा दिखा दीजिए। वो है असली खेल, हिंदू अधिकारों पर फैसला देने वाले जज। सोचिए केवल ये कहां से आता है, ये हेडिंग कहां से आते हैं। आप और मैं चाहकर भी इस हेडिंग को अवॉइड नहीं कर सकते कि न्यायपालिका को इन्होंने कहां लाके खड़ा कर दिया, हिंदू अधिकारों पर फैसला देने वाले जज। और इसकी खबर को जब इंट्रो पढ़ोगे तो उसमें पहला नाम जान पूछ के प्रियंका गांधी का दिया गया हस्ताक्षर करता हूं। आप जब बॉडी में जाएंगे खबर की तो आप खेल को समझ लीजिए। हर चीज में डिवीजन आशीष भाई, हर चीज में डिवीजन। केवल आप सोच सकते हैं मीडिया की भाषा है, क्या ये मीडिया की भाषा हो सकती है? ये मीडिया की भाषा है आपके अंबानी जी के चैनल की। उनको और क्या चाहिए जीवन में भाई? आज एशिया के सबसे बड़े आदमी है, दुनिया के चंद लोगों में उनकी गिनती। उनको ये सब जहर बेचने के लिए किसने कहा है? तो कुछ तो होगा ना, किसी ने तो कहा ही होगा, कोई तो व्हाट्सएप आया ही होगा, कोई तो मॉर्निंग मीटिंग हुई होगी जिसमें ये बताया गया होगा। खैर, अब आपने कहा कि इसको हटाने का पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है और पूरा पेचीदगी क्या है। बेसिकली हाईकोर्ट के जजेस को हटाने का, जैसे मैंने कहा, प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, बहुत कम आता था।
लेकिन अब इसको आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर बहुत सामान्यीकृत हो गए, उस पर भी आऊंगा कि किस तरीके से बहुत रेगुलर हो गए इस तरह के केसेस। ये आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के तहत इसमें लाया जाता है 100 लोकसभा जैसा मैंने कहा या 50 राज्यसभा के सांसद, उसके बाद एक 3 जजों की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट जज के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश न्यायविद, वो उनकी जांच करती है और अगर वो आरोप जो है उनको सब्सटेंशियल पाए जाते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, अपना काम ना पूरे कर पाने में अक्षम, तब ये मोशन प्रोसीड करता है दोनों हाउसेज के अंदर और 2/3 बहुमत के साथ इसको पारित किया जाता है, तब जज को हटाया जा सकता है। आज तक जैसा मैंने कहा कोई जज नहीं हटाया गया, केवल सौमित्र सेन की कार्रवाई चली थी और उसका पहले ही इस्तीफा हो गया था। अब जो इसमें आशीष भाई जो गंभीर बात है, एक गंभीर बात तो वो है जो आपने शीर्षक दिखाया अंबानी के चैनल का, वो तो शर्मनाक भी है, गंभीर के साथ साथ शर्मनाक भी है कि इस मीडिया की ये अप्रोच है जुडिशरी के प्रति। न्यायपालिका के मामले में तो आपको पता है ना किस तरीके से होता है, और 2 दिन पहले आपने सदन के अंदर देखा था जब बालू ने कहा कि एक संगीत जज, और उसपे किस तरीके से किरण रिजिजू टूट के पड़े थे कि आपने न्यायपालिका का अपमान कर दिया। वो सारी अपने उस पर स्पेशल शो किया था और लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया एक तरीके से। तो अब आप देखिए आशीष भाई कि जो ये चीजें जैसा मैंने आपको कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती थी कभी कभार इतिहास में, आज तक कोई इम्पीच ही नहीं हुआ। सोचिए ना कि कैसी न्यायपालिका रही होगी को कोई इम्पीच नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि कोई गड़बड़ नहीं होती होंगी, पहले भी होती थी, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं थी जिस लेवल पर आज परिस्थितियां पहुंच गई। एक ये केस है जिसकी आप बात कर रहे हो, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की, इसका हमने पूरा बता दिया मद्रास हाईकोर्ट का कि आज ही इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया है। अब अगले पे अगर आप चलेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया। मांग कब की गई थी उनके खिलाफ इंपीचमेंट की? 21 जुलाई 2025 को। कारण क्या था? उनके घर पे बहुत बड़ी संख्या में बोरों में नोट जले और बरामद भी हुए अजले नोट। ठीक, उसकी जांच भी होगी। इन हाउस कमेटी ने जो किया, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी, और उसने उनको दोषी पाया मई 2025 में, और तब के जस्टिस संजीव खन्ना ने पार्लियामेंट से उनके रिमूवल की प्रोसीडिंग शुरू करने की गुहार लगाई। याद होगा ना आपको सारी बात। और उस पे उस प्रस्ताव के समर्थन में 145 एमपीज ने, सभी पार्टी कांग्रेस इंक्लूडेड, और उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे और बीजेपी के भी सांसद थे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दोनों के अंदर वो भेज दिया गया महाभियोग का प्रस्ताव। मोशन को एडमिट कर दिया ओम बिरला साहब ने, और 3 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट होगी 12 अगस्त 2025 को टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द जज। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा क्या, जस्टिस वर्मा ने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है और कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है। वर्मा को फिलहाल के लिए आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। ये कहानी, ये क्यों बताया मैंने आपको कि जुडिशरी पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। किसी पे धर्म के आधार पर, जस्टिस स्वामीनाथन का जो आरोप कथित तौर पर, जो संगीत जज कहने के बाद जो पार्लियामेंट में सीन हुआ वो सारा हुआ, उसके बाद नोट जलने के मामले में, और एक बहुचर्चित मामला है जस्टिस शेखर कुमार यादव का, जिसमें एक वो संघ के एकलव्य होते थे राज्यसभा के अंदर, वो अब नहीं है वहां पे उस पद पे। उनके खिलाफ भी आपको ध्यान होगा दिसंबर 13, 2024 में उनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया था, और उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद की जो वो थी मीटिंग थी, उसमें हेट स्पीच कथित तौर पर दिया था। 55 एमपीज जो है राज्यसभा के, तब उन्होंने वो सारे का सारा महाभियोग का प्रस्ताव दिया था। वो अभी विचाराधीन है जिस तरीके से वो गया, और उसके बाद ये कह दिया गया कि ये विशेषाधिकार, जब संसद के अंदर बात गई तो ये विशेषाधिकार संसद का है और उसका कोर्ट का नहीं है, फला उसमें फंस के रहेंगे वो सारा मामला। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों केसेस को आप जरा आइसोलेशन में देखिए एक बार। विश्व हिंदू परिषद का फंक्शन, वहां पर कथित टिप्पणी कथित तौर पर क्या थी कि ये देश बहुसंख्यक आबादी की इच्छा से चलेगा, फिर संविधान क्या करेगा, यानी कि मेजोरिटेरियन सरकार, मेजोरिटेरियन शासन, समझ लीजिए बात को। और इसीलिए वो प्रस्ताव अब अपने ठंडे बस्ते में एक तरीके से शेखर उनके खिलाफ। दूसरे के खिलाफ नोट जलने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कमेटी बढ़ाई, उसने इंडाइक्ट किया, उसने दोषी पाया। उसके बाद देरी क्यों देरी?
क्या दिक्कत है? कांग्रेस भी सिग्नेटरी, ये भी सिग्नेटरी, कितनी देर का काम है? करिए ना, समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस। और अब ये तमिलनाडु का केस और न्यायपालिका के बारे में जब संसद में ये कहा, कल की बहस में अगर आपको ध्यान हो तो, कि न्यायपालिका को भी कंट्रोल करने की बात है, तो आपको जानकर हैरानी होगी उसको पार्ट को एक्सपंज कर दिया गया। हाँ हाँ, जगदम्बिका पाल आसन पर थे। जी, एक्सपंज कर दिया गया क्या? और उसके ऊपर आपत्ति किसने की? भाजपा ने। आप केवल इन सारे डॉट्स को जोड़ लीजिए आशीष भाई। न्यायपालिका का मामला, इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे बिल्कुल, लेकिन न्यायपालिका को कभी ना कभी तो अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। और अब ये चर्चा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बहुत जल्दी दोबारा से आप एनजेएसी को एक नए स्वरूप में देख सकते हैं। ठीक, तो कॉलेजियम ने क्या किया उस पर भी न्यायविद विचार करें। मैं और आप कोई न्यायविद नहीं है, हम कोई कानून के प्रैक्टिशनर नहीं है उस तरीके से, लेकिन ओवरऑल देश में न्यायपालिका जा किस तरफ रही है? सदैव विवादों से दूर रहने वाली न्यायपालिका आज हर दिन विवादों में क्यों? मुख्य न्यायाधीश आशीष भाई जिस देश का रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में चला जाए, जिसके प्रोटोकॉल का कोई मैच ही नहीं, हमने 2 दिन पहले चर्चा की, सर्विंग चीफ जस्टिस जो उसके प्रोटोकॉल में नंबर 6 पे है देश में, और राज्यसभा का एमपी कहां पे है? था ही नहीं उस खाते में, बहुत नीचे। एक वो चीज है। दूसरा, सर्विंग चीफ जस्टिस, उसके घर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? गणेश पूजा कर रहे हैं। और जो ऊपर जो स्थिति है, उसके बाद आपने कोलकाता हाईकोर्ट का जिक्र किया, किस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट का जज आज इस्तीफा देता है, हाईकोर्ट अपने बीजेपी में ज्वाइन होता है, एमपी बन के लोकसभा पहुंच जाता है। घर में नोट चलते हैं, सीजीआई की कमेटी दोषी पाती है, स्टिल इन सर्विस, शिफ्टेड टू इलाहाबाद। अब ये सारी चीजें, क्या कभी आपने न्यायपालिका को इतने विवाद में देखा था? पिछले दिनों आपको याद दिला दूं दोबारा से एक बार, तमिलनाडु में एक जज की शपथ हो रही थी, उसको चैलेंज किया गया कि ये एक पार्टी विशेष की तरफ वो है। उसकी हियरिंग 11 बजे रख दी गई और उससे पहले शपथ हो गई, पिटीशन इनफ्रुक्चुअस हो गई। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर भाजपा की घोषित प्रवक्ता को हाईकोर्ट में नॉमिनेट किया गया। तो आज जो राहुल गांधी कह रहे थे सदन के अंदर कि एक एक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करके कैप्चर करने का जो खेल है, मैं ये बात अब दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो इस पर क्या विचार ले। जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो पिछले कुछ समय में आपने निरंतर देखा है जुडिशरी के मामले में, वो सारी घटनाएं मैंने एक एक करके बताई आपको। आज की भी एक और उसमें जोड़ लीजिए, मनीष तिवारी के भाषण में उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये दुर्भाग्य है, उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून का वो हिस्सा पढ़ के, कोट अनकोट पढ़ के बताया था कि एसआईआर का अधिकार नहीं है। यहां तक कि उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अगर आज की तारीख में बहुत लोग कहें कि एसआईआर तो पहले इस साल में हुआ, इस साल में हुआ, तो उन्होंने कहा था कि अगर पहले गलतियां हुई हो तो इसका मतलब आपको गलती को सही बोलने का हक नहीं मिल जाता है। वो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने बोला था कि अगर पहले गलतियां हुई हो तो, अगर पहले भी हुआ तो गलत हुआ है, उन्होंने कोट अनकोट पढ़ के बताया था। और कहा उसके बाद कि ये दुर्भाग्य है कि न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि न्यायालय ने विचार नहीं किया। बात आती है कि आत्मावलोकन की। आत्मावलोकन कोई कैसे करे? आत्मावलोकन तो वो करेगा ना जिसको ये हो कि हम अनजाने में गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जो जानबूझकर सोच समझकर पतन की राह को चुना हो, वो कैसे आत्मावलोकन करेगा? कैसे करेगा? इस देश में जज, आप बताइए, मैं एक ही सवाल आखिरी टिप्पणी लूंगा 1 मिनट का, तब खत्म करूंगा। आप बताइए क्या हुआ महाभियोग का, यशवंत वर्मा के? क्या हुआ शेखर यादव के महाभियोग का? शेखर यादव ने, अब आप समझ लीजिए कि जुडिशरी में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा सम्मान होता है। जुडिशरी में जब कमेटी कॉलेजियम के सामने बुलाया गया शेखर यादव को, अंदर वो खबर आपने भी देखी होगी, अंदर शेखर यादव ने कहा कि गलती हुई है, माफी। कॉलेजियम ने कहा चलो माफी मांग लो, उतना पर्याप्त है। कॉलेजियम से बाहर निकल करके जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, कोई गलती नहीं किया। अगर इस कॉलेजियम की अथॉरिटी होती, अथॉरिटी समझिए, पावर नहीं, अथॉरिटी, ये अथॉरिटी को चैलेंज किया था, कॉलेजियम की अथॉरिटी को जस्टिस शेखर यादव ने चैलेंज किया था। अगर कॉलेजियम में अथॉरिटी होती
तो तत्काल जस्टिस शेखर को न्यायिक कार्यों से विरक्त कर दिया जाता, तुरंत छीन लिया जाता, सारे न्यायिक काम छीन लिए जाते। लेकिन बेबस है। इस देश में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बात जो कॉलेजियम में बैठे हुए वरिष्ठ लोग हैं उनको शायद गले से न उतरे, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉलेजियम में हाई कोर्ट का एक जज आकर के आंखें दिखा करके चला जाता है और कॉलेजियम लाचार और बेबस नजर आता है। कॉलेजियम एक देश में कुछ गिने चुने तो चेहरे हैं न्यायपालिका में जिनका हम सम्मान से नाम लेते हैं। उनमें से एक जस्टिस अतुल श्रीधर, उनका तबादला कॉलेजियम छत्तीसगढ़ करता है और सरकार कहती है नहीं छत्तीसगढ़ नहीं, प्रयागराज भेजो, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजो, और कॉलेजियम कहता है ठीक, छत्तीसगढ़ कैंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ओके। तो फिर इस कॉलेजियम को क्यों न भंग कर दिया जाए, क्यों न जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए मोदी और अमित शाह बैठ के चुन लेते हैं, वैसे ही मोदी शाह या कोई भी मंत्री मोदी बिठा दे, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो किसी को बिठा दे मंत्री को, और वही इस देश की न्यायपालिका में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, उनकी सीनियरिटी सब वही तय कर दे। फिर इस कॉलेजियम की प्रासंगिकता क्या है, जो कॉलेजियम बार बार घुटने टेकते नजर आता हो। और जो काम जस्टिस स्वामीनाथन ने किया है मद्रास हाई कोर्ट के, मेरा सवाल आखिरी टिप्पणी 1 मिनट की बस, क्या उसे स्पष्ट रूप से जो आरोप हैं, अगर ये आरोप सच हैं, तो क्या न्यायपालिका बीजेपी के, न्यायपालिका देखिए किसी की तरफ टिल्ट हो जाना तब भी चल सकता है, तब भी डेमोक्रेसी चल जाएगी, टिल्ट हो गए कि उधर टिल्ट हो गए, लेकिन अगर न्यायपालिका चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाने लगे तो क्या जस्टिस स्वामीनाथन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाते हुए पकड़े गए हैं? मेरा आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप जितना संक्षिप्त में जिस मतलब देना चाहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे सकते। आशीष भाई, सीधी सी बात है कि इतने लोग अगर विरोध कर रहे हैं, संसद के अंदर जिस पे विवाद हुआ और जिस तरीके से उस पे अपने जो मंत्री जी ने, उसका संसदीय कार्य मंत्री ने उसका विरोध किया, संघी कहने का, और न्यायपालिका का अपमान बताया। संघी कहने से अपमान कैसे? इस पे हमने पहले भी एक शो किया था। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक चीज तो ये है, दूसरा आपने शेखर यादव के मामले में बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें एक मिस करके, कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी, कॉलेजियम ने तो बाकायदा फरवरी में उनके खिलाफ कमेटी बिठा दी थी इंक्वायरी के लिए, उसको रोका किसने पता है आपको? वो जो संघ के एकलव्य थे ना, संघ के एकलव्य ने एक सूत्री लाइन लिख करके कि ये एक्सक्लूसिव डोमेन पार्लियामेंट का है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस कॉलेजियम को पैर पीछे खींचने पड़े। चूंकि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, बात उनकी प्रिय थी, इसलिए उनके खिलाफ वो मामला स्टॉल्ड पड़ा हुआ है। तो ये इसके बाद आज की तारीख में न्यायपालिका किस दिशा में जा रही है, ये मैं सवाल न्यायपालिका पे भी छोड़ता हूं और दर्शकों पे भी छोड़ता हूं कि संविधान बैक सीट पे चला गया है, और कोई पॉलिटिकल एजेंडे अगर सामने है तो ऐसी न्यायपालिका से भगवान बचाए। मैं और आप तरीके से चलिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन बहुत सारे, जब भी हिसाब होगा बही खाता बनेगा न्यायपालिका के पतन का, तो बहुत सारे लोग उसमें उनका नाम दर्ज होगा, और शायद धनखड़ उनमें ऊपर नाम हो, जिसने उपराष्ट्रपति रहते हुए न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट पर बम्बार्डमेंट किया, जुबानी बमबारी की, जुबानी हमले, लगातार सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया, और आखिरकार अब नतीजा हमारे सामने आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।